हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लैब। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था फीचर इंजीनियरिंग को। एंड कल हमने सीखा था फीचर इंजीनियरिंग की एक टेक्निक को, एक हाउ कैन वी हैंडल मिसिंग वैल्यूज, जिसमें आपने देखा था कि जो भी हमारे पास रो डेटा होता है, राइट, उसमें हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज होती है एंड उन मिसिंग वैल्यू को हमें हैंडल करना होता है। और उसके तीन तरीके थे। उस टेक्निक का नाम था इम्प्यूटेशन टेक्निक। और इम्प्यूटेशन टेक्निक के अंदर आपके पास थ्री वेज थे, राइट। फर्स्ट था कि आप यू कैन यूज मीन वैल्यू इम्प्यूटेशन, यानी कि जब आपके पास आप उसका मीन निकाल सकते हो। और ये टेक्निक आप तब यूज करोगे जब आपके पास जो डेटा होगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सेकंड था आपके पास मीडियन वैल्यू इम्प्यूटेशन। ये आप तब यूज कर सकते हो जब आपके डेटा सेट के अंदर आउटलायर्स होंगे। थर्ड था हमारे पास मोड, यानी कि जब हमारे पास मिसिंग वैल्यूज उस कॉलम के अंदर होगी जिसमें जो कैटेगरी वाइज होता है, राइट। जैसे हमने कल देखा था एम्बार्क्ड वाला, क्योंकि ये कैटेगरीज वाइज था। और इस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि मोड वाला में कब यूज करना चाहिए। जब कैटेगरीज फीचर हो आपके पास तो उसमें आपको यूज करना पड़ता है मोड। जब आपके पास उस फीचर के अंदर आपके पास आउटर प्रेजेंट हो देन यू नीड टू यूज मीडियन। जब आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो देन सिंपली यू कैन यूज मीन। एंड आई थिंक कल आप लोगों को काफी इजी वे में समझ भी आ गया होगा। आज हम फीचर इंजीनियरिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक को, जिसमें हम देखेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है। एंड आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गया होगा फीचर का क्या मीनिंग है। सिंपल आप समझ सकते हो कि ये जो हमारे पास हम डेटा सेट लोड कर रहे हैं, राइट, सर्वाइव, पी क्लास, एज, शिप, फेयर, ये सब क्या है, फीचर है। ठीक है। और फीचर इंजीनियरिंग के अंदर हमें इन सबको ही पढ़ना है कि इस तरह इनको कैसे हम फीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कैसे हम फीचर को स्केल डाउन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आता हूँ अपने स्क्रीन पर नोटपैड की। ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज हम टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि फीचर को किस तरह स्केल डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है। जैसे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, फीचर एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फ्रॉम द रो डेटा। इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले। मैंने लिखा है फीचर एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट फीचर को। जैसे आप देख पा रहे होंगे ना कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लेट सपोज मेरे पे ये 10 फीचर्स हैं, राइट। ये तो सिंपल से रो डेटा हो गया, राइट। तो जब मेरे को फीचर को सेलेक्ट करना होगा, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को, मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि यह तो सिंपल सा मेरे पे डेटा था, राइट। आगे जाके जब हम मशीन लर्निंग के अंदर एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहां पे लेट सपोज मैंने कहा मेरे पास, मैं जैसे एक एमएल एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस एमएल एप्लीकेशन के अंदर लेट सपोज आपके पास 1000 फीचर्स हैं। ठीक है। वहां आपके पास क्या है, 1000 फीचर्स हैं। सो अब हम क्या करेंगे ना, जब हम एमएल एप्लीकेशन पे काम करेंगे, हम वो सारे 1000 फीचर्स नहीं लेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को ही लेंगे। क्योंकि अगर आप सारे फीचर्स ले लोगे ना तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी जो मशीन लर्निंग की एफिशिएंसी होगी, ठीक है, या उसकी जो परफॉर्मेंस होगी या एक्यूरेसी होगी, वो बहुत कम हो जाएगी। या फिर मॉडल सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा चीजों को। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को ही सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारी मॉडल की एफिशिएंसी अच्छी हो काफी, राइट। क्योंकि अगर लेट सपोज आपने 1000 फीचर्स ले लिए, ऑब्वियसली आपके मॉडल की परफॉर्मेंस तो डाउन हो ही जाएगी और मॉडल भी सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसलिए लेट सपोज जैसे मैंने बोला कि मेरे पे 1000 फीचर्स हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम आगे भी देखेंगे ना मशीन लर्निंग के अंदर, क्योंकि वहां भी मैंने बोला था कि आपको फीचर इंजीनियरिंग ही परफॉर्म करनी होगी कि किस तरह फीचर्स को सेलेक्ट करोगे। ठीक है। सो क्योंकि वहां तो हम एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं, बहुत सारी हमारे पास एल्गोरिथम आएंगे। ठीक है। बट उसके लिए पहले मेन है फीचर इंजीनियरिंग को समझना। सो जैसे मैंने बोला है कि वहां पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को ही सिलेक्ट करेंगे। और वो आपको समझ आ गया होगा हम क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को ही लेंगे। क्योंकि भाई अगर आप सारे फीचर्स ले लोगे ना तो आपकी मॉडल, जो आप मॉडल बनाओगे, राइट, उसकी एफिशिएंसी तो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि मॉडल एफिशिएंट होना चाहिए।
राइट। तभी मॉडल अच्छे से, क्योंकि मॉडल ट्रेन हो पाएगा तो तभी से अच्छे से वो प्रिडिक्ट भी कर पाएगा चीजों। ओके। सो और इसको हम आगे जाके देखेंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि फीचर एक्सट्रैक्शन होता क्या है। फीचर एक्सट्रैक्शन में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम फीचर को सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर फ्रॉम द रो डेटा इन द सेंस, जैसे मेरे पास जो CSV फाइल में जो डेटा होता है, राइट, क्योंकि एट दी एंड आपको इसी तरीके का डेटा दिया जाएगा कंपनी के अंदर, क्योंकि उसमें से पहले उस रो डेटा के अंदर आपको देखना है कि उसमें मिसिंग वैल्यू तो नहीं है कोई। अगर मिसिंग वैल्यूज हैं तो आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा बाय यूजिंग फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक, राइट, इम्प्यूटेशन टेक्निक आपने सीखी। फिर आपको फीचर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट, फीचर को एक्सट्रैक्ट करना है इस तरह से। तो मैं इसको सही लिख देता हूँ यहाँ पे, एल्गोरिथम जी सही कर देता हूँ मैं। यानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस इसको पढ़ना। ओके। सो अब इसके अंदर जो हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन है ना, इसमें दो चीजें आती हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको मीनिंग अब समझ आ गया है कि फीचर एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। तो व्हाट सिंपली वी आर जस्ट सिलेक्टिंग द फीचर and extracting the most important feature from the raw data, that is known as feature extraction. And in feature extraction we have two things, let me explain you. Number one, सबसे पहले होता है हमारे पास फीचर स्केलिंग। ठीक है, फीचर स्केलिंग आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर सेकंड होता है फीचर को सिलेक्ट करना, फीचर सिलेक्शन। और फीचर आप जान चुके हैं ना, फीचर कुछ नहीं, जो भी हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, ये वाला जो डेटा है, यानी कि जो इसमें कॉलम आ रही है, सर्वाइव, फियर, एम्बार्क, क्लास, ठीक है, यही फीचर्स हैं। क्लियर। ओके। सो मैंने बोला कि आज हम पढ़ेंगे फीचर स्केलिंग के बारे में। तो फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है फीचर स्केलिंग और एक होता है फीचर सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फीचर स्केलिंग का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि फीचर सिलेक्शन तो नाम से समझ आ रहा है कि जिसमें हम फीचर को सिलेक्ट करेंगे, बट फीचर स्केलिंग क्या होता है, देखते हैं इसके बारे में। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीचर स्केलिंग। ठीक है, इसको सही कर देते हैं एक बार। ओके, तो चेंज कर लेते हैं। देखो फीचर स्केलिंग में हम करेंगे क्या, जिसमें हमें फीचर्स की जो वैल्यूज होगी ना, यानी कि ये कॉलम की जो वैल्यू देख पा रहे हो, इन फीचर में जो वैल्यूज आ रही थे 22, 38, 36, 35, इनको बेसिकली हमें क्या करना होगा, स्केल डाउन करना होगा, स्केल डाउन। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स होते हैं फीचर स्केलिंग के अंदर, वो हम देखेंगे अभी आगे। तो फीचर स्केलिंग के अंदर सिंपल करेंगे क्या, इसको स्केल डाउन करना होगा, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ स्केल डाउन क्यों करना होता है। लेट सपोज आपके पास एक रो डेटा पड़ा हुआ एज का, ठीक है, वेट का, स्टूडेंट का डेटा पड़ा हुआ, लेट सपोज हाइट का, राइट, एंड उसमें कुछ वैल्यूज है, लेट सपोज 32 किसी की एज है, ठीक है, 40 और 35, राइट, मतलब ये स्टूडेंट को दे नहीं सकता। ठीक है, मतलब कोई डेटा पड़ा हुआ, ठीक है, जैसे लेट सपोज उसका वेट है 70, 80 और 90, ठीक है, इस तरह से। हाइट लेट सपोज दे लेते हैं सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, ठीक है, 160 सेंटीमीटर और 170 सेंटीमीटर, इस तरह। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एज, राइट, लेट्स सपोज एज, वेट कैलकुलेट करते हैं हम केजी में और हाइट मैंने बताया सेंटीमीटर में। ये मेरे पे फीचर्स हैं, तीन फीचर मैंने बना दिए, राइट। आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो फीचर्स है कंटिन्यूस वैल्यूज में आ रहे हैं, 32, 40, 35, राइट, इस तरह से मेरे पे डेटा होगा, मतलब कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी, राइट। तो यहाँ पे आप देखते हैं ना कि मेरे पे कंटिन्यूस वैल्यूज है, और मेरे को लेट सपोज प्लॉट करना है, ठीक है, एज वर्सेस वेट के बीच में, तो मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जस्ट लेट सपोज मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ एज वर्सेस वेट के बीच में, कि ये मेरा एज को लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और यहाँ पे वेट ले लेता हूँ लेट सपोज वाई एक्सिस पे। क्योंकि एट द एंड जब हम मशीन लर्निंग में देखोगे ना, तो ये जो डेटा पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, वहां पे हम करेंगे क्या, बेसिकली उनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब हम आगे मशीन लर्निंग के अंदर देखेंगे रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो लेट सपोज
ये मेरे पे डेटा पॉइंट्स है, राइट। तो मैंने कहा लेट सपोज 32 72, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे लाई करते हैं, राइट। और मैंने कहा फिर ये 40 80 लेट सपोज यहाँ पे लाई करते हैं, राइट। और मैंने कहा फिर ये 35 और 90 ये यहाँ इस तरह से लाई करते हैं। मतलब इस तरह से डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास, इस तरह से समझ सकते हो, कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे भी हैं, राइट। तो होगा क्या, बेसिकली ना इन जो ये डॉट दो देख रहे हो ना डेटा पॉइंट, इसके बीच में ना ये इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, राइट। क्योंकि मशीन लर्निंग जब आप मॉडल बनाओगे ना, मॉडल बेसिकली जो डेटा होता है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा ना, वो कैसे समझेगा, उन दोनों के बीच में जो दो डेटा पॉइंट्स है, राइट। देख पा रहे हो अब ये इनके बीच में क्या करता है, उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। इसको हम आगे भी देखेंगे मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो इससे होता क्या है ना, देखो जैसे जैसे डेटा पॉइंट पूरे होते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती रहेगी, कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होता रहेगा। और उससे होता क्या है ना, जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही है, राइट। आपने देखा किसी का 32 है, किसी का 40 है, इवन किसी का मान लो लेट्स सपोज 55 ईयर्स का है, ठीक है, किसी का 60 है। मतलब ये करो ना, वैल्यूज ऑलमोस्ट बढ़ी जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस वैल्यूज है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। तो एट द एंड हमें करना क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो वहां पे ना जो आपका मॉडल होगा मशीन लर्निंग का, जो मॉडल बनाओगे मशीन लर्निंग मॉडल, वो करता क्या है बेसिकली ना, मॉडल की जो परफॉर्मेंस को ना बहुत डिग्रेड कर देगा, आप ये समझ सकते हो। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे मॉडल एफिशिएंट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, और परफॉर्मेंस को तो डिग्रेड कर ही देगा, और प्रिडिक्ट भी सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होती है अगर आपके पास मतलब डेटा पड़ा है, राइट। तो इसलिए हमें उसको करना होता है फीचर स्केलिंग का मतलब क्या हो गया, कि जो भी इसमें वैल्यूज है ना, उसको स्केल डाउन कर देंगे। स्केल डाउन मतलब एक, आप ये समझ सकते हो, एक रेंज तक वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। अभी जैसे आ रहे 32 40 35 इस तरह से वैल्यूज आ रहे, राइट। तो फीचर स्केलिंग में क्या होगा, वैल्यू को स्केल डाउन कर देंगे एक रेंज तक। मैंने कहा लेट सपोज 0 से 10 तक ही वैल्यूज आ जाएंगी, सबको स्केल डाउन कर, ठीक है। और इसके लिए भी हमारे पास बहुत तीन टेक्निक होती है। जैसे पहली टेक्निक का नाम होता है स्टैंडर्डाइजेशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नंबर वन, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो डिस्टेंस बढ़ने से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट। तो वहाँ मॉडल आपका कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कुछ चीजें, या फिर क्योंकि एट द एंड आप कुछ ना कुछ तो इससे कैलकुलेट करोगे, राइट। मान लो आप एक नया फीचर बना रहे हो यहाँ पे, लेट सपोज आपको बीएमआई इंडेक्स, आपको पता होगा बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है, राइट। तो वो आप निकालो लेट सपोज एज वेट से या फिर वेट हाइट से, ठीक है। तो वहां पे ना कुछ चीज सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा जो नई फीचर्स की जो वैल्यूज होगी, राइट। तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें इसको स्केल डाउन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निक बता रहा था। सबसे पहले जो टेक्निक होती है वो होती है इसको स्टैंडर्डाइज करना है। आपने मैं जब आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा था, राइट, तो वहां पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करते थे, उसको स्टैंडर्डाइज करते थे, राइट। जो मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे पहले टेक्निक का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें आप याद होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले टेक्निक का नाम भी देता हूँ। दूसरा होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और तीसरा होता है यूनिट वेक्टर। और आज हम इन तीनों टेक्निक के बारे में देखेंगे कि किस तरह इन तीनों टेक्निक से हम उसको क्या कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। यानी कि ये जो वैल्यूज आ रही है ना मेरे पे, ये जो वैल्यूज आ रही है, इन सबको स्केल डाउन कर देंगे एक रेंज तक, या फिर एक, आप समझ सकते हो जैसे 0 से 1 तक होगी, ठीक है, या 1 से 10 तक होगी, इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि वैल्यू जितनी छोटी होगी, डिस्टेंस आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान के चलो किसी की कोई 19 ईयर्स का 45 ईयर्स का, उसके बीच में आपको निकालना है, ठीक है, कुछ रिलेशन, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। सो अब आपको इजी में समझ आ रहा होगा। अब हम सीखते हैं ये तीनों टेक्निक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आता हूँ स्टैंडर्डाइजेशन पे। और आई थिंक आपको ये याद होगा, मैंने स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आपको बताया था, ठीक है, कि इसमें हम करते क्या थे। बेसिकली इसमें हम करते क्या थे, आपको याद होगा, एक फॉर्मूला जेट्स को निकालते थे, राइट। यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, मैंने बताया था ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है वहां पे कुछ आउटलायर्स प्रेजेंट हो, राइट। हम उसको क्या कर देंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे। तो इसको हम देखते हैं। सबसे नंबर वन मेरे पे क्या है, टेक्निक का नेम स्टैंडर्डाइजेशन। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। इसको सही से करके लिख देते हैं।
देखते हैं इसको। तो आपको याद होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करते करते वहां पे जब भी मेरे को उसको स्टैंडर्डाइज करना होता था, मैं सिंपल वहां पे उसको क्या करता था, उसका मीन एट द एंड मेरे को करना होता था 0, स्टैंडर्ड डेविएशन करना होता था 1, राइट, आपको याद होगा। और वहां पे हम एक कैलकुलेट करते थे जेड स्कोर, ठीक है। और जेड स्कोर में हम करते क्या थे, बेसिकली उसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि जितने भी लेट सपोज मेरे पे डेटा पॉइंट्स हैं कि एक्स मान लो जो डेटा पॉइंट्स है, और ये जो सैंपल मीन हो गया कौन, सिग्मा, सिग्मा निकालते थे, राइट। सिग्मा क्या होता है यहाँ पे आपको याद होगा, सिग्मा का सिंपल सा मीनिंग होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको पता चल जाए। ये हो गया सैंपल मीन, ठीक है। ये होता था स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे जैसे सैंपल मीन यूज कर लो, अगर पॉपुलेशन डेटा तो फिर म्यू यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं आपको बता रहा था, और ये इसको बोल देते हैं हम जेड स्कोर, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम जेड स्कोर। और ये क्या होते थे मेरे पे एक्स, वो डेटा पॉइंट्स, ठीक है। और इन डेटा पॉइंट्स पे मेरे को स्केल डाउन करना है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में तो हम सिंपल जेड्स को लगाते थे, तो एट दी एंड हमारा मेन एम क्या होता था कि पॉपुलेशन मीन को हम कर देते थे 0 और सिग्मा को करते थे 1, ठीक है। और इसी तरह से हम उसको क्या करते थे, स्टैंडर्डाइजेशन करते थे, राइट। तो स्टैंडर्डाइजेशन आपको इजी वे में समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये तो आपने स्टैटिस्टिक्स में अच्छे से समझ लिया था। मैं आपको इस एक बार डिस्ट्रीब्यूशन से बता देता हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन से आपको याद आ जाएगा कुछ। तो एट द एंड हम कर क्या रहे थे, लेट्स सपोज ये मेरे पे डिस्ट्रीब्यूशन मारा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और राइट। तो लेट्स सपोज यहाँ पे उन पे आपको मिलता था म्यू, राइट। और लेट्स सपोज मैंने कहा म्यू है ये 0 इस समय, ठीक है, क्योंकि म्यू 0 कर देता था, राइट। इस पॉइंट में मिलता था -1, इस पे सॉरी +1, +2, -2, -3, ठीक, और 3। यहाँ पे आपको मिलता था फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, आपको याद होगा। पहले पॉइंट पे मिल जाएगा आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे मिलता था आपको सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस वाले पॉइंट पे मिलता था आपको थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। एट द एंड अब करते क्या थे, वो उसको क्या करेगा, सिंपल उसका एम होता था कि वो जेड स्कोर को कैलकुलेट करता था, राइट। और जेड स्कोर को हम कैलकुलेट कैसे करते थे, जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसमें से मीन माइनस कर देंगे अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते थे। और एट द एंड हमारा एम क्या होता था, वो उसको करता क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन, कि म्यू को तो कर देता था 0 और सिग्मा को कर देता था 1, राइट। सिग्मा मींस स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि हाउ मच योर डेटा पॉइंट्स अवे फ्रॉम योर मीन, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ इस तरह से होता था, राइट, इस तरह से होता था। ये 3 है, ठीक है, ये 3 पॉइंट मिलता था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, लेट्स सपोज ये 5 है, ये 2 है, 1 है, ठीक है। तो लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन देख रहे हो ना, कुछ आधा पार्ट चला जाएगा नेगेटिव वाला, यानी कि ये जो एलएचएस वाला है ये नेगेटिव, यानी कि 2 एक्सट्रीम पॉइंट देख रहे हो, राइट। सिंपल स्केल डाउन कर दिया 0 से 1, 0 देख रहे हो ना, 0 आपका मीन कर देता था और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन को 1 कर देता था, राइट। और 2 पार्ट में, क्योंकि आपको पता होगा मैंने बताया था ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप का होता है, राइट। ये सब चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टैटिस्टिक्स में, ऑल राइट। ये मेरा होता था नॉर्मल, और ये होता था स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, आइडिया मिल रहा होगा आपको, राइट, क्लियर है। अब हम इसको ना पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, तब फिर आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि हाउ कैन बी स्केल डाउन आवर फीचर्स। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा आपको। पहला तरीका तो सिंपल ये होगा कि अभी आपने जैसे जेड स्कोर का फॉर्मूला देखा, राइट। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या कर रहे हो आप, डेटा पॉइंट्स को माइनस कर रहे हो मीन से, और सिंपल उसको डिवाइड कर रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन से, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। इसके 2 तरीके हैं। पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा, नेक्स्ट वाला बताऊंगा आपको एक लाइब्रेरी से, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले, ऑल राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ ना मैं डेटा ले लेता हूँ, कुछ इनबिल्ट डेटा ले लेते हैं डेटा सेट। तो सी बोन से ले लेते हैं, इनपुट सी बोन एस एस एन एस, ठीक है। और मैं कुछ और चीजें भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी, इम्पोर्ट numpy एज एनपी, और मेरे को पांडास की जरूरत पड़ेगी, तो इम्पोर्ट pandas एज pd, राइट।
क्लियर है? तो एक डेटा सेट लोड कर लेते हैं, SNS डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट। ओके, डेटा सेट कौन सा लेते हैं? लेट्स सपोज टिप वाला डेटा सेट ले लेते हैं, टिप्स वाला। ठीक है, और आप जानते हैं ना डेटा सेट आपको सी बोन के अंदर एक गिटहब वाली मैंने रेपो बताई थी, राइट? तो वहां से डेटा सेट उठा सकते हो कोई सा भी, जैसे बताया था ना कल भी मैंने आपको। ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसके अंदर वो डेटा सेट पड़े हैं सारे, राइट? तो मैं इसको लोड कर लेता हूँ डेटा सेट को, ठीक है। एंड टिप डेटा सेट के बारे में तो आप जानते ही हैं, एक रेस्टोरेंट का डेटा सेट है, ठीक है, जो बेसिकली बताता है आपको टोटल बिल टिप क्या है, ठीक है। मेल और फीमेल आते हैं, स्मोकर, डे, टाइम्स है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है ना, ये लेट्स सपोज सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे किसकी है, टोटल बिल को हम स्केल डाउन करते हैं। ये भी देख पा रहे हो 16.99, 10.34, 21 पॉइंट, ठीक है। इस तरह से मेरे को ये जो टोटल बिल एक फीचर है, राइट, इसकी वैल्यूज को स्केल डाउन करना है। तो स्केल डाउन कैसे कर पाऊंगा? तो उसके लिए करते हैं क्या है, सबसे पहले इसको स्टोर कर लेते हैं डीएफ नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और डीएफ डॉट हेड करोगे तो आपको डेटा सेट डेट आप फर्स्ट 5 को देख पाओगे आप, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, देखो पहला मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मैनुअल, मतलब जो हमने फॉर्मूले से देखा, जेड स्कोर कैलकुलेट, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये जो डीएफ वाली है, ठीक है, कॉलम, ये फीचर, ठीक है, ये वाला, इसको क्या करते हैं सबसे पहले ना, देख पा रहे हो ना सीरीज में आगे, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, राइट, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना, इसको एक वेरिएबल बनाते हैं, टोटल बिल। टोटल बिल नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया, राइट। ओके, अगर टोटल बिल देखना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने जो मेरे पे फीचर था ना उसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। वे मैं बताऊंगा मैं लिस्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो अब मेरे को करना क्या है, क्योंकि मेरे को करना है भाई इसको स्केल डाउन। अच्छा, अब हम कर रहे हैं, पहला टेक्निक है यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन में तो मेरे को पता भाई, मेरे को कैलकुलेट करना होता है जेड स्कोर, ठीक है। तो जेड स्कोर के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, डेटा पॉइंट्स मेरे पे है, यानी एक्स है मेरे पे है, और मेरे को चाहिए उसका मीन, ठीक है, मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन का चाहिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी वे में। मैंने एनपी को इंपोर्ट कर लेता है, नंपाई को, तो मीन निकाल देता हूँ किसका, टोटल बिल का निकाल देता हूँ, टोटल बिल का मीन निकाल देता हूँ, और एक काम करता हूँ उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल देता हूँ, एसटीडी, ठीक है। टोटल बिल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं, राइट। इसको एक काम करते हैं, इसको ना एक दो वेरिएबल में सोल्व कर लेते हैं भाई। इसको लिख देते हैं मीन, और इसको लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला याद है ना, डेटा पॉइंट में माइनस करेंगे म्यू को, यानी कि मीन को, या फिर जो भी आप सैंपल में ले रहे हो, सैंपलिंग कर रहे हो, ठीक है, या और डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन से। ऑलराइट, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको देख लेता हूँ कि क्या क्या वैल्यू आई है। तो मीन की वैल्यू देख लेते हैं एक बार, मीन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेते हैं, कोमा करते हैं यहाँ पे। ओके, मीन आ गया हमारे पास 19.78 और स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 8। ओके, अब मेरे को कैलकुलेट करना क्या है, मेरे को कैलकुलेट करना है जेड स्कोर, ठीक है। यानी कि हर एक डेटा पॉइंट से यहाँ पे मेरे को आइटरेट करना पड़ेगा इसको, राइट, क्योंकि हर एक डेटा पॉइंट में से माइनस करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फोर आई इन टोटल बिल, ठीक है। तो जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है सिंपल, जितने भी डेटा पॉइंट रहेंगे, डेटा पॉइंट तो मेरे यहाँ पे आई हो गए, ठीक है, बी माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं इसको किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। और ये आपका क्या कैलकुलेट कर लेगा, ये कैलकुलेट कर लेगा आपका जेड स्कोर, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट भी बना लेते हैं कि जो भी वैल्यूज आएंगी मेरे पे, ठीक है, जेड स्कोर की कैलकुलेट करने के बाद उनको एक लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको मैंने लिख दिया नॉर्मलाइज, ठीक है, नॉर्मलाइज डेटा, ठीक है, नाम से मैंने क्या करूंगा, एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, राइट। ओके, अब देखो मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब जेड स्कोर तो आ गया, मैं सिंपल करूंगा जो भी मेरे पे ये एम्प्टी लिस्ट आई, बनाई मैंने, आई नहीं सॉरी, जो मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई नॉर्मलाइज अंडरस्कोर डेटा, इसमें अपेंड कर देता हूँ क्या चीज, जेड स्कोर, बिल्कुल सही, अपेंड कर देता हूँ इसको। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं, प्रिंट नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है, सॉरी नॉर्मलाइज डेटा,
राइट, देखते हैं इसको। ओके, डिड यू मीन प्रिंट, मैंने क्या लिखा हो, मैंने प्रिंट में ब्रैकेट के लगाए। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको, अब देख रहे होंगे आप। अब देखो पहले क्या वैल्यू थी हमारे पास, पहले वैल्यू थी 16.9, 10.34, 21.01। तो अब देख पा रहे हो हमने किस तरह इसको स्केल डाउन कर दिया, राइट। अब वैल्यू देख पाओगे 0.34 -1.0, कितनी छोटी वैल्यू कर दी हमने, राइट। और इसी को बोलते हैं हम स्केल डाउन करना वैल्यू को बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, आप कौन से टेक्निक यूज कर रहे हो यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशन वाली टेक्निक यूज कर रहे हो। ठीक है, तीन टेक्निक होती है, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन और यूनिट वेक्टर। पहले हम सीख रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, और जिसमें तो हम सिंपल क्या करते हैं, जेड स्कोर वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट करके उन सबका डेटा पॉइंट्स का जेड स्कोर निकाल लेते हैं। जेड स्कोर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उसको माइनस कर देंगे मीन से, अपॉन डिवाइड कर देंगे सिग्मा से। दैट्स व्हाई आई हैव कैलकुलेटेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। And then what I did actually, I simply create one empty list because I need to iterate all these data points. So that's why I've used for loop, right? Then what I did, I simply calculate z score. So मैंने z score calculate कर लिया है, right? और मैंने simple क्या किया यहाँ पे, उस यहाँ पे z score को यानी कि ये वाली जो लिस्ट थी उसमें अपेंड कर दिया ताकि मैं उस डेटा पॉइंट्स को देख पाऊँ जो मैंने स्केल डाउन करे। आई थिंक पहली टेक्निक आपको इजी वे में समझ आ रही होगी। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे इसको प्लॉट करते हो, ठीक है, लेट सपोज मैं इसका पहले वाला दिखाता हूँ, पहले फिर देखते हैं इसको। तो मैं इसका काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे ना इसको प्लॉट कर लेता हूँ, क्योंकि पहले था मेरे पे टोटल बिल, राइट। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे ना हिस्ट प्लॉट बना लेता हूँ, हिस्ट प्लॉट, राइट। सो यहाँ पे मैं टोटल बिल को बना लेता हूँ। तो आप इसमें देखना, फिर आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हाइफन अंडरस्कोर आएगा बिल। देखो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना, हिस्ट प्लॉट जो बना, देख पा रहे हो यहाँ पे जो एक डेटा रेंज में थी 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि ये जो वैल्यूज आ रही थी, राइट, इस तरह से वैल्यूज थी। अब हमने क्या किया, इसको स्केल डाउन कर दिया। अब आप देखना, इसको मैं करता हूँ हिस्ट प्लॉट, ठीक, और मैं कर रहा हूँ नॉर्मलाइज को। ठीक है, नॉर्मलाइज डेटा जो मैंने बनाया था, राइट, इस वाले को। ऑलराइट, अब आप देखो यहाँ पे स्केल डाउन कैसे हो गया। देखो जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे मैंने आपको प्लॉट करके बताया था अभी स्टार्टिंग में। देखो इस तरह से हमें मीन यहाँ मिल जाता है, राइट। लेफ्ट एक्सट्रीम में माइनस वाले पॉइंट आ जाएंगे और राइट एक्सट्रीम में आपके पास पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। ठीक है, और एक लिमिट तक आ रहे हैं 1 2 3 1 2 3 आप, और यही सेम चीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी, राइट। जीरो आपका मीन मतलब मिल जाएगा यहाँ पे, और देख पा रहे होंगे आप डेटा पॉइंट्स की तरह स्केल डाउन हो गया, राइट। और आपको मिल रहे थे 10, 20, 30, 40, 50, राइट, एक्स एक्सिस पे। अब आप देख पाओगे सिंपल 0 -1 -2 1 2 3, राइट। कितने इजी वे में आप, और अब आप समझ होंगे क्योंकि मॉडल हमें इसलिए डेटा को यहाँ पे स्केल डाउन करना पड़ता है ताकि हमारे मॉडल की एफिशिएंसी अच्छी हो, वो बढ़िया वे में प्रिडिक्ट कर सके, वरना काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी एमएल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, सो अब आपको समझ आ रहा होगा स्केल डाउन हम क्यों करते हैं। तो पहली टेक्निक तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ गई, राइट, कि किस तरह हमने इजी वे में इसको स्केल डाउन कर दिया। ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड, कि आप सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला याद है आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को ऐसा सच कुछ नहीं करना है, मतलब मेरे को कोई कैलकुलेट वगैरह नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली हो, क्योंकि आगे जाके ना हम एक लाइब्रेरी के बारे में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, और आज से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एसकेलन, तो स्काईकिट लन भी बोलते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म है इसकी एसकेलन। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम उस लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एसके लर्न स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो एसके लर्न, इस वाली लिंक को खोलो, पहले लिंक को, राइट। तो यहाँ पे एक मिनट को लोड हो रहा है। ओके, ये लोड हो गया है। अब आप देखो, तो एसक्यूएल के हेल्प से ना बहुत इजी वे में इसको हम ऑटोमेट कर पाएंगे चीजों को, और काफी इजी वे में आप समझ लोगे, क्योंकि एट दी एंड जब हम मशीन लर्निंग को पढ़ेंगे ना, तो हम यही लाइब्रेरी को यूज कर रहे होंगे सबसे ज्यादा। आज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो देख पा रहे होंगे आप sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट स्टैंडर्ड स्केलर। अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो ये किसके अंदर अवेलेबल है, ये अवेलेबल है स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर, राइट। और आप देख पा रहे होंगे
प्री प्रोसेसिंग के अंदर अवेलेबल है, और यहाँ पे वो पैकेज का नेम है, मॉड्यूल समझ सकते हो, जिसको हम इंपोर्ट करेंगे वो है स्टैंडर्ड स्केलर। यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो जेड स्कोर कैलकुलेट कर रहा है, राइट, एक्स यहाँ पे पॉपुलेशन पे निकाला तो एक्स माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे सिग्मा बोल सकते हो या फिर स्टैंडर्ड डिवीजन बोल सकते हो, राइट, ऐसे डिनोट करा था इन्होंने। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरह इजी वे में कैलकुलेट कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम sklearn, ठीक है। अभी किसके अंदर अवेलेबल है, डॉट प्री प्रोसेसिंग के अंदर, प्री प्रोसेसिंग। एंड इसको ध्यान से सीखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आगे मशीन लर्निंग के अंदर इसी को हम यूज करेंगे। इंपोर्ट करना है मेरे को स्टैंडर्ड स्केलर, इसके अंदर अवेलेबल थी, स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर अवेलेबल थी, तो 2 बार आ गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लेते हैं इसको, स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं sklearn से कर रहा हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड स्केलर को, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्डाइजेशन करना है, राइट। तो ठीक है, अब देखो, अब मैं करूंगा क्या, जो भी मेरी ये बात देख लो, ये मेरे पे क्या है, इसके क्लास है, राइट। सबसे पहले मैं करूंगा इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, या फिर इस क्लास को इनिशियलाइज कर देता हूँ। ये सब चीजें तो आप पढ़ चुके हैं पाइथन के अंदर, राइट। तो स्टैंडर्ड स्केलर को हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, और इसका ना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया स्केलर नाम से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे स्केलर लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। अब देखो कितने इजी वे में, अब देखना ध्यान से कि मैं ना इसको ये जो सेम वैल्यू आ रही थी ना, ये स्केल डाउन करा मैंने, इसमें मैंने क्या क्या यूज किया, जेड को निकाला, राइट, मैंने मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, राइट, उसके बाद मैंने लूप लगाया, लूप लगा के बाद उसका फॉर्मूला लगाया जेड स्कोर का, फिर मैंने उसको एम्प्टी लिस्ट में अपेंड किया। अब आप देखोगे बहुत इजी वे में मैं इसको सिर्फ एक लाइन के अंदर कोड कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ sklearn, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले मैं करूंगा क्या, क्योंकि मेरे को निकालना होता है इसका मीन, ठीक है। अब मैं मीन को कोई फॉर्मूला लगाऊंगा ऐसा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्केलर डॉट फिट, अभी मैं आपको फिट बताता हूँ, और निकालना किसका, आपको निकालना है आपको डीएफ टोटल बिल का, ठीक है। तो पहले तो इसको देखते हैं, फिर मैं आपको फिट बताता हूँ फिट करता क्या है, वही इसकी डेफिनेशन में जाएंगे। ओके, एरर दे रहा है हमें, बोल रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड 2D एरे बट 1D मिला, ठीक है। हमने 1D दे दिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको 2D एरे दे, आपको पता कैसे देना है, आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट पास कर दो, यहाँ पे डबल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे फिट हो गया, यानी कि ये ऑटोमेटिकली ना इसकी मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट कर लेगा। मैं आपको फिट की डेफिनेशन बताऊं, तो आप इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि फिट करता क्या है, बेसिकली उसका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अगर मैं आपको नहीं, देखो यहाँ पे 2 लिखे हुए, ट्रांसफॉर्म एक फिट, फिट मैं बताता हूँ आपको, या फिर आप एक काम करो, यहाँ पे सिंपल ना इसके अंदर शिफ्ट टैप कर दो, ठीक है। तो कंप्यूट द मीन स्टैंडर्ड डिवीजन टू बी यूज फॉर लेटर स्केल, ठीक है। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम मीन निकालते हैं उसका, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन, क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी के अंदर देखोगे ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है कि ये ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्मूला था ना जेड स्क्वायर, ये खुद से कैलकुलेट करता है स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर, एंड ये उसके कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, तो इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता फिट, तो अब मैं आता हूँ स्क्रीन पर, ऑलराइट। तो मैंने फिट कर लिया, अब मेरे को करना होगा उसको, क्योंकि आपने मीन निकाल लिया है, आपने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया, राइट। अब आपको यूज करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म, तो वो ट्रांसफॉर्म इसके अंदर, ये जो फॉर्मूला था ना वो ट्रांसफॉर्म के अंदर अवेलेबल है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ऑलराइट, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने बनाया ना इस वाले डेटा को मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपल जो भी मेरे पे डेटा था, यानी कि ये स्केलर, क्योंकि अभी इसका मीन और वो तो निकल चुका है, मेरे को जेड्स को निकाला, राइट, तो मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में क्या करूंगा, डीएफ में डबल 2D एरे में यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल बिल, ठीक है, ओके। क्योंकि जब, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ एक बार, तो ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। अब आप देख लोगे सेम वैल्यूज आ गई, राइट, 2D एरे में, 2D एरे में 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 2
सेम वैल्यू आ गई जो हम यहाँ पे बना रहे थे लिस्ट के अंदर, -3.14, ठीक है, ये लिस्ट एज अ लिस्ट आ रही थी क्योंकि लिस्ट में आपने अपेंड किया था, राइट। तो देख पा रहे हो कितने इजी वे में आपने सेम चीजें कर ली, राइट, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर मॉड्यूल which is present under sklearn library, and simply what we are doing exactly, मैंने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, ठीक है, और मैंने उसको उसको इनिशियलाइज कर देने की, इस वाली क्लास में इनिशियलाइज कर दिया, उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया। और सबसे पहले हमें करना होता है फिट। फिट बेसिकली करता क्या है, इट सिंपली कैलकुलेटिंग द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उस फीचर का, राइट। अब आपने मीन निकाल लिया, उसके बाद आपको निकालना होता था जेड स्कोर। तो जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, वो होगा ट्रांसफॉर्म, जब आप ट्रांसफॉर्म लिखोगे, राइट। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब आप चाहते हो कि नहीं भाई, आप एक चीज और भी कर सकते हैं यहाँ पे, आप चाहो ना तो दोनों एक साथ लिख सकते हो, फिट ट्रांसफॉर्म को। आप अलग अलग नहीं लिखना चाहते वो भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो, और अब मैं क्या करूंगा ना, मैं दो फीचर्स को लगाऊंगा इस बार, मैं दो फीचर को स्केलर करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैंने कहा स्केलर, ठीक है, डॉट ट्रांसफिट। वैसे फिट तो हो गया एक बार, चलो कोई नहीं, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, फिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। चलो इस बार मैं टोटल बिल को नहीं करता क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी स्केल डाउन कर चुका हूँ, तो वो फिर से स्केल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे और डेटा पॉइंट्स कहते हैं मेरे पे टिप है, ठीक है, टिप को कर लेते हैं। देखो टिप तो वैसे भी बहुत छोटा डेटा है, टिप को कर लेते हैं, ठीक है, टिप को कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टिप लिख देता हूँ, DF टिप, ठीक है। तो देखो अभी ऑटोमेटिक इसने क्या कर दिया, इसको स्केल डाउन कर दिया, राइट। एंड आई थिंक आप लोगों को इजी वे में समझ आ गया। चाहे तो आप एक साथ कर, अलग अलग करके कर सकते हो, फिट कर दो, उसे ट्रांसफॉर्म कर लो, राइट। चाहे तो आप इसको एक साथ कर दो, फिट ट्रांसफॉर्म लिख दो, तब भी चल जाएगा, ठीक है। एट द एंड आप कर कुछ नहीं, आप सिंपल उस वैल्यू को स्केल डाउन कर रहे हो। अगर आप चाहते हो नहीं भाई ये काम करो कि पांडास में इसको इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ना पांडास भी लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज TD में सिर्फ डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, पांडास में क्या है, वो तो पांडास की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो डेटा फ्रेम में से कैसे कन्वर्ट करेंगे, PD डॉट डेटा फ्रेम, राइट। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ना कॉलम का नाम भी डाल देते हैं। तो लेट्स सपोज मैं कॉलम का नाम डालता हूँ, कॉलम्स, वो क्या हो जाएगी, कॉलम का नाम हो जाएगा लेट्स सपोज एज अ लिस्ट पास कर देते हैं, टिप, ठीक है। तो देखो आ गया सिंपल, राइट। अब आपने इसको एज अ डेटा फ्रेम में भी कन्वर्ट कर लिया। तो कितना इजी वे में आपने स्टैंडर्डाइजेशन को समझ लिया, एंड काफी ज्यादा इजी होता है जब आप इसको कर रहे हो sklearn के साथ। ऑल राइट, आई थिंक आपको अब इजी वे में समझ आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास है सेकंड टेक्निक, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे यूज करना चाहिए और स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ पे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड टेक्निक देखते हैं, जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, इसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं मिन मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम स्केलर, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम स्केलर। अब ये क्या करता है, ये जीरो से लेकर ना रेंज तक वैल्यू देगा, जैसे 0 to 1 तक की वैल्यू देगा, ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू देगा आपको। जो भी वैल्यूज होंगे ना उनको स्केल डाउन कर देगा। बट ये करेगा कैसे, ये सिंपल क्या करता है, 0 से लेकर 1 तक वैल्यू देगा, राइट। तो ये तो आपने सीख लिया स्केल डाउन, बट इसका दूसरा नेम क्या है, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम स्केलर है, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये एक रेंज तक वैल्यू देता है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक इसकी रेंज होगी, आप ये समझ सकते हो, ये किसकी रेंज होगी, ठीक है। तो इसमें होगा क्या ना, जैसे मेरे पे वो डेटा पॉइंट से, राइट, जैसे मैंने एज का एग्जांपल ले लिया, लेट सपोज मेरे पे एज किसी की 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28, इस तरह से मेरे पे एज है, ठीक है। तो बेसिकली ये करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है, इन सब वैल्यू को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन टेक्निक अप्लाई होगी, ठीक है। और उन वैल्यू को करेगा क्या, स्केल डाउन कर देगा, ठीक है। और उनकी
रेंज क्या होगी, 0 से लेके 1 तक होगी, राइट। लेकिन जब एज जो आएगी ना, एज एज का दूसरे देखे जाएंगे दूसरी वाली कॉलम में, तो 0 से लेके 1 तक ही इसकी रेंज होगी। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। वैसे तो फॉर्मूला आप ऐसा आपको कोई याद नहीं करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि इसको तो मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट करूंगा एसकेएलएन के साथ, क्योंकि हमें एसकेएलएन को ही सीखना है आगे। ठीक है, इसको इसका फॉर्मूला होता है, जो भी डेटा पॉइंट्स है, राइट, पहले उसमें से माइनस करोगे मिनिमम वाला, फिर एक्स मैक्सिमम माइनस के एक्स मिनिमम। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है स्केलिंग करने का। जैसे वहां तो जेड स्कोर निकालते थे, राइट, यहाँ पे आपको मैंने बोला ना इसका दूसरा नाम क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम स्केल है, राइट। ओके, सो इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, रेंज तक वैल्यू देगा 0 से लेके 1 तक, और इसमें एस स्केल एक फॉर्मूला होता है, मैंने कि इसमें जो हम जेड स्कोर निकालते हैं ना, सिमिलर होता है मैंने एस स्केल। यहाँ पे जो भी डेटा पॉइंट्स है उसको मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, मैक्सिमम से माइनस में। ठीक है, अब करते क्या है, हम डायरेक्टली ना इसको पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मलाइजेशन। आई थिंक आप लोगों को अब इजी वे में समझ भी आ रहा होगा, एंड एसकेएलएन से तो बहुत इजी हो जाता है चीज को समझना। इसको बोलते हैं मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम स्केलर। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना, अगर आपको वो समझ आ गया था ना ऊपर से एसकेएलएन से, ठीक है, और ये तो फिर बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना कोई डेटा सेट लोड कर लेते हैं, तो एसएनएस लोड के लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, ओके सॉरी, डेटा सेट लोड कर लेते हैं, लेट्स सपोज। ओके, यहाँ पे कुछ एक टैक्सी वाला डेटा होता है ना, टैक्सी वाला डेटा ले लेते हैं, TAX, इसको लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा देख लो, सॉरी, हाँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम दो तीन फीचर्स लेंगे, हम सिंगल फीचर नहीं लेंगे, दो तीन फीचर लेंगे। लेट्स सपोज मैं डिस्टेंस का ले लूंगा, राइट, एक फेयर ले लूंगा, एक टिप ले लूंगा, इवन चाहे आप टोटल ले सकते हो, ठीक है। तो चार फीचर लेंगे और इन चार फीचर को हम स्केल डाउन करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको, बट मैं इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करूंगा किसके साथ, एसकेएलएन के साथ, तो ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा पाइथन के साथ, मैं डायरेक्टली इसको इंप्लीमेंट करूंगा। तो इसको देखते हैं एक बार, और हम यहाँ पे एसके स्टैंडर्डाइजेशन की तरह लिखते हैं नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, देखते हैं ये किसके अंदर अवेलेबल है, और ये सब चीजें आपको इजीली पता चल जाएगी, क्योंकि अभी तो हम स्टार्टिंग ही देख रहे हैं। तो ये पी प्रोसेसिंग के अंदर है बाय डिफॉल्ट अवेलेबल, अगर आपको देखना तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी जाओ, सबसे अच्छा होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। ऑल राइट, ये नॉर्मलाइज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ओके, या फिर या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर एक यहाँ पे जो मैंने बोला ना दूसरे वाला देख लो, मिनिमम मैक्सिमम स्केल, उससे भी आप कर सकते हो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम मैक्सिमम स्केल, क्योंकि इससे ज्यादा इजी होगा। ओके, हमें जाना है इस वाले के अंदर मिनिमम मैक्सिमम स्केल, क्योंकि जो मैं आपको फॉर्मूला बताया था, यस, एक्स मिनिमम माइनस, देख रहे हो ना, सेम फॉर्मूला है, एक्स माइनस एक्स मिनिमम अपॉन एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, राइट। और इसी से काफी इजी रहेगा, तो इसी से देखते हैं हम, बाकी को मैं कर देता हूँ कट। ओके, तो मैं जाता हूँ अपनी जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पर, और ये डॉट हेड कर लेते हैं, एक बार डेटा को लोड कर लेते हैं यहाँ पे, बस 5 रिपोर्ट आ जाएंगे, ठीक है। मेरे को करना क्या है ना, मैं फ्रॉम एसके लर्न, ठीक है, और ये भी शायद आई थिंक प्री प्रोसेसिंग के अंदर अवेलेबल है, राइट। हाँ, ये प्री प्रोसेसिंग के अंदर अवेलेबल है, प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। इंपोर्ट क्या करना है मेरे को, मिनिमम मैक्सिमम स्केलर। तो अगर आप यहाँ पे मीन लिखोगे ना, टैब पे प्रेस करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा मिनिमम मैक्सिमम स्केलर, ठीक है। ऑल राइट, अब सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले काम होता है क्लास को इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो क्लास को इनिशियलाइज कर देते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मिनिमम मैक्सिमम स्केलर मेरी क्लास है, राइट, मिनिमम मैक्सिमम स्केलर, इसको इनिशियलाइज करता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मिनिमम अंडरस्कोर मैक्सिमम, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसको देखना चाहते हैं उसका इनिशियल, तो ये इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है, ये इनिशियलाइज हो चुका है। अब आपको पता हुआ, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप या तो डायरेक्टली यूज कर लो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या आप यूज कर सकते हो अलग अलग करके, ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हो। मैंने कहा मैं दोनों के साथ यूज करना चाहता हूँ, तो मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि एट द एंड
एक साथ यूज करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम डॉट लिखेंगे यहाँ पे, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म के अंदर ही, ऑलराइट, तो यहाँ पे आप मेरे को कॉलम के नेम लिख रहे होंगे, वो भी 2D एरे में, राइट, फीचर्स के नेम। ओके, यहाँ पे फीचर के नेम क्या क्या है, लेट्स सपोज मेरे को निकालना है एक तो फेयर का, मेरे को फेयर को करना है स्केल डाउन, ठीक है। और एक टोटल था, ठीक है, टोटल को स्केल डाउन करना है, ऑलराइट। मेरे को स्केल डाउन करना है किसको, ओके, डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को करना है स्केल डाउन। एक क्या टिप भी ले लेते हैं, टिप को भी कर देते हैं, जितने भी फीचर है सबको स्केल डाउन कर देते हैं, जो भी न्यूमेरिक वाले हैं, ठीक है। अब मेरे को ये रन करूंगा तो इससे होगा क्या, ये स्केल डाउन हो जाएगा, राइट, ठीक है। देखो स्केल डाउन हो गया, राइट। कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हैं, मैंने मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ओके, आपको अब एक चीज बताता हूँ, ये तो आपने सीख लिया कि काफी इजी है, फिट ट्रांसफॉर्म से आप कर सकते हो इस मिनिमम मैक्सिमम स्केलर की हेल्प से, जो कि एसकेएलएन के अंदर अवेलेबल है, राइट। अब सारी वैल्यूज को स्केल डाउन कर पा रहे हो, ये आपने सीख लिया। अच्छा, कोई अगर मैं मान के चलो मेरे पे नए डेटा पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, तो उस समय मैं उसको कैसे स्केल डाउन कर सकता हूँ, मतलब ये तो जैसे ही देख पाओगे डेटा सेट के अंदर मेरे पास फीचर के अंदर वैल्यूज, राइट, मैंने कहा कुछ नए डेटा पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होगा आपको, जब भी नए फीचर, क्योंकि आपने फिट को आपको एक ही बार यूज करना है, फिट, ठीक है, फिट आपको एक ही बार यूज करना है। अगर नए फीचर ऐड हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको करना क्या है, तो आपको ट्रांसफॉर्म यूज करना है, ठीक है। मैंने बोला कि फिट तो आपने एक ही बार यूज करोगे, अगर नए कुछ फीचर, नए उस फीचर के अंदर डेटा पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, देन यू नीड टू यूज ओनली ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम मैंने बोला इस तरह से है, लेट सपोज, ठीक है। और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म, स्पेलिंग गलत होगी, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिस्ट 2D में डाल देते हैं, जैसे 5, 6, 7, क्योंकि मेरे पे 4 फीचर थे, तो स्केल डाउन कर देगा। जब भी नए डेटा पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं आपके फीचर्स के अंदर, देन सिंपली आप ट्रांसफॉर्म को यूज करना, देन फिट यूज मत करना, फिट ऑटोमेटिक जो ट्रांसफॉर्म होता है ना वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, फिट हमें एक ही बार यूज करना होता है, ओके। क्योंकि वो समझ जाता है कि ऑलरेडी जो डेटा पॉइंट्स आप आएंगे ना फिट हो जाएगा, उनका मीन वगैरह कैलकुलेट कर लेगा, सेग्रीगेशन, हमें डायरेक्ट इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब आप चाहते हो कि भाई इसको एक काम करो, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, इसमें डाल दो जो भी कॉलम के नेम है, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा कॉलम, कॉलम क्या थी आपके पास, लिस्ट डाल दो, ओके। यहाँ पे कॉलम थी आपके पास, ओके, ये सब कॉलम थी आपके पास, चलो मैं लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ओके। ये आप देख पा रहे होंगे, राइट, इस तरह आपने इजी वे में इसको क्या कर दिया, पहले हमारे पास इस तरह से वैल्यू थी, राइट, जैसे डिस्टेंस की 1.6, अब आप देख पा रहे हो कितने इजी वे में आपने इसको स्केल डाउन कर दिया, राइट। और यही बेनिफिट होता है फीचर्स की वैल्यू को स्केल डाउन करना बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार दोनों सेम ही काम कर रही है, बट हमें कौन से सिनेरियो में कौन से यूज करना होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो ना, देन आपको यूज करना होगा स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब आप मशीन लर्निंग पे काम करोगे, मशीन लर्निंग वाली एप्लीकेशन पे काम करोगे, राइट, तब आप कोशिश करो कि आप स्टैंडर्डाइजेशन को यूज करो फीचर्स के डाउन करने के लिए। लेकिन जब आप काम कर रहे हो डीप लर्निंग वाली एप्लीकेशन, इसको आप आगे भी देखोगे, डीप लर्निंग में हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, स्पेशली इमेजेस में, क्योंकि एट द एंड कर क्या रहा है, 0 से 1 तक की वैल्यू देता है, इस रेंज की वैल्यू, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जब भी आपको मशीन लर्निंग वाली एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तब आप यूज करो स्टैंडर्डाइजेशन को, एंड जब आप डीप लर्निंग पे काम कर रहे हो तब आप यूज करो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को काफी इजी वे में अब समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम आपको 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू देता है, और वो आप देख भी पा रहे होंगे, राइट, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। और स्टैंडर्डाइजेशन, और जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो एक
लिमिट तक वैल्यू देगा, -1 से लेके दे रहा है, ठीक है। वो ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है, और एसकेएलएन से तो बहुत इजी वे में कैलकुलेट हो जाता है, राइट। आपको इवन कोई फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, ठीक है। आगे जाकर हम इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे एसकेएलएन को, ठीक है। ओके, आपको दो टेक्निक समझ आ गया, तो अब हम देखते हैं थर्ड टेक्निक, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यूनिट वेक्टर। ये थोड़ा सा मैथ आपको इसमें समझाना पड़ेगा, तो थर्ड वाली टेक्निक मैं बताता हूँ। आई थिंक अगर आपने क्लास 11 12 में मैथ्स में पढ़ा है, फिजिक्स के अंदर यूनिट वेक्टर या फिर वेक्टर के बारे में, तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं वेक्टर को आपको काफी इजी में एक्सप्लेन कर दूं। तो देखते हैं इसके बारे में। नंबर 3 क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर आपने सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो यूनिट वेक्टर को समझने से पहले हम समझते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर बेसिकली क्वांटिटी होती है, आपने, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक तो होती है इसकी डायरेक्शन, एक होता है इसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक होती है इसमें वेक्टर का सिंपल सा मीनिंग होता है, जैसे ए वेक्टर है, राइट, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं ए वेक्टर। तो इस वेक्टर में क्या होगा, एक तो उसकी होगी डायरेक्शन, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन आप जानते हैं, राइट, सिंपल। अब मैग्नीट्यूड मैं बताता हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मीनिंग है ना, वो मैग्नीट्यूड में ही छुपा हुआ है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे लेट सपोज मेरे पे 2D वेक्टर है, या फिर 2D प्लेन है, ये समझ इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। जैसे ए वेक्टर है, लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, जैसे लेट सपोज मैंने बोला ये ए वेक्टर है, और एक ऐसा वेक्टर है 2D वाला है, ठीक है। तो मैंने बोला इसमें 3,4, ठीक है। इस तरह से लेट सपोज एक्स एक्सिस पे 3 है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है आपका 4 है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या आपका 4 है, ये डायरेक्शन बता रहा है। मैंने बोला ना वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन का तो आप सिंपल सा मीनिंग जानते हो, मैग्नीट्यूड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे मेरे पे एक ए वेक्टर था जिसमें 3,4 है, 2D वेक्टर है, आप इस तरह समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब मेरे को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, सिंपल है, जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट, ठीक है, वो इसका बताएगा मेरे को मैग्नीट्यूड, ठीक। और मैग्नीट्यूड को डिफाइन कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड का सिंपल सिंपल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, ये मॉडुलस के अंदर रखते हैं मैग्नीट्यूड को, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है। ये होता है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो मैं लिखा इस तरह से डिनोट करता हूँ। तो मेरे पे एक वेक्टर है 3 और 4, ठीक है। मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका रिजल्ट निकालना है, तो उसके लिए सिंपल है, मैं इसको देखो कैलकुलेट कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है। उसके लिए सिंपल मैं करूंगा क्या, जो भी मेरे पे निकालना है ये वाला है, ठीक है। ये मॉडल्स के अंदर रखते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, जो भी इसका बेस है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। क्योंकि आगे जाके हम वेक्टर के बारे में भी देख रहे होंगे, ये लीनियर अलजेब्रा के अंदर आता है। ओके, तो ये कितना आएगा √25, और √25 कितना होता है 5 होता है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर का वो कितना हो जाएगा 5। तो आपको वेक्टर समझ आ गया कि वेक्टर एक क्वांटिटी होती है, और ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। डायरेक्शन का मीनिंग आप सिंपल सा जानते हो, डायरेक्शन होती क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला कितना ईजी है, राइट, जो भी इसका बेस और इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों को स्क्वायर रूट निकाल, इस तरह से समझ सकते हो। अगर आपने क्लास अपने मतलब क्लास 11 में पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वेक्टर को समझना, राइट। सो आपको मीनिंग समझ आता है, ये तो सिंपल सा मीनिंग हुआ वेक्टर का, बट हम तो पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या कहता है, यूनिट वेक्टर कहता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, ऐसा वेक्टर यानी कि यू से कर दो, वी से कर दो, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, ठीक है, यानी कि ये वाला, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है।
राइट। तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है 1, राइट। और मैग्नीट्यूड निकालते कैसे वो आपने सीख लिया वेक्टर के अंदर। तो अब क्या होगा कि एक्चुअली में लेट सपोज मैंने बोला ना कि इसका ऐसा वेक्टर है कि यहाँ पे यूनिट इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, सिंपल यूनिट वेक्टर को लेट सपोज मेरे पे इसको मैंने बोला ना ये यूनिट वेक्टर है, राइट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है 1, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यू कैप्स इसी कैप सिंबल होता है, राइट। जो भी पॉइंट्स है कि डेटा पॉइंट्स है उनको उनके रिजल्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, राइट। और इसका रिजल्ट क्या आ रहा था मेरे पे ए बार का, ठीक है। और यहाँ पे कितना था मेरे पे 4 था। तो जो भी डेटा पॉइंट है उसको रिजल्ट से डिवाइड कर दो, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या होगा 3/5, ये कितना आएगा 4/5, राइट। और मैं कहता हूँ कि अच्छा एक काम करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अब देखना इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। कैसे, 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, ये कितना होगा भाई 9/9 प्लस 16/25। और 9 प्लस 16 कितना होता है √25। तो √25 डिवाइडेड बाय 25, 1, √1 1, ठीक है। तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 ही आएगा ऑलमोस्ट, राइट। क्लियर है, 1 ही मतलब ऑलमोस्ट 1 ही आएगा, ठीक है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, राइट। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है। तो अब हम इसको पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक इसका मैथ इंट्यूशन समझा दिया कि इस तरह से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होता है और ये मीनिंग होता है वेक्टर का। ओके, अब मैं आता हूँ जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम यूनिट वेक्टर से फीचर स्केल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। इसको मार्क डाउन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक सी बोन से डेटा ले लेता हूँ, वो आईडीज वाले लेते हैं, फ्लावर डेटा सेट, ठीक है। तो एसएनएस डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट आईडीज वाले लेते हैं, आईडीज को लोड कर लेते हैं, इसको डीएफ के अंदर स्टोर कर लेते हैं, डीएफ डॉट हेड कर लेते हैं, फर्स्ट आईडी कोड देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको जो बता रहा था ना यूनिट वेक्टर वाला, ये बेसिकली नॉर्मलाइज के अंदर अवेलेबल होता है, नॉर्मलाइज, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दोगे यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर एसकेएलएन यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये नॉर्मलाइज के अंदर अवेलेबल होता है। तो स्टैंडर्ड स्केलर हो जाएगा, ये तो हमें हमें देखना है, नॉर्मलाइज के अंदर होता है यूनिट वेक्टर। ये देखो ये वाला है, यहाँ से पता लग जाएगा मुझे। तो ये नॉर्मलाइज के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर वाला। तो इसकी हेल्प से करते हैं नॉर्मलाइज। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम एसकेएलएन, क्योंकि वो तो मैंने आपको ये जो मैंने समझाना, ये तो मैंने आपको मैथ का इंट्यूशन समझा दिया, ठीक है, कि वेक्टर का ये मीनिंग होता है, इस तरह से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होता है। एट द एंड कोई आपसे पूछेगा नहीं कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। आपको, ठीक है, आपको सब कुछ करना है पाइथन की हेल्प से, ठीक है। ऑलराइट, सो फ्रॉम एसकेएलएन, ठीक है, फ्रॉम एसकेएलएन डॉट, ये भी अवेलेबल होगा प्री प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर अवेलेबल है। और इंपोर्ट कर लेते हैं नॉर्मलाइज, ठीक है, नॉर्मलाइज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, नॉर्मलाइज, राइट। अगर मैं एक बार सारी कॉलम चेक कर लूँ डीएफ डॉट कॉलम, तो ये सब मेरे पे कॉलम अवेलेबल है, राइट। और देखोगे इसको तो ध्यान से कि मेरे को इसका अगर नॉर्मलाइज करना है ना, काफी ज्यादा इजी में कर पाऊंगा इसको नॉर्मलाइज, क्योंकि अगर आप जाओगे इसके अंदर, राइट, यहाँ पे ऐसा कोई आपको फिट और ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना, तो इसलिए फिट और ट्रांसफॉर्म यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल जो मेरे पे कॉलम है ना, जितनी भी न्यूमेरिक कॉलम है, उनको हम क्या करते हैं,
सिंपल स्केल डाउन कर देते हैं। यहाँ पे जो भी नॉर्मलाइज मैंने बनाया है, ये नॉर्मलाइज क्योंकि डालना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे जितने भी कॉलम्स आए थे, ये वाली जितने भी कॉलम्स हैं स्पीशीज को छोड़ गए, ये वाली जितने भी कॉलम है सबको स्केल डाउन कर देते हैं। अब देखो इसको मैं रन करता हूँ एक बार, रन करते हैं एक बार, ठीक है। देखो कितनी इजी वे में नॉर्मलाइज हो गया है। मैंने डायरेक्टली कर दिया इस बार, मैंने इसका क्लास पे इनिशियलाइज नहीं किया। ओके, तो आप कितनी इजी वे में स्केल डाउन कर पा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि इसको डेटा फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं दे, ठीक है, हमने फिट ट्रांसफॉर्म नहीं कर दे। अब आप चाहते हो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो pg डॉट। बट याद है ना, मेन हम यूज करेंगे फीचर स्केलिंग में जब हम मशीन लर्निंग के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन, ये मैंने टेक्निक बता दी, क्योंकि आगे जाके जब आप देखोगे ना मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिथम आएगी पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो वहां भी हम यही सेम काम कर रहे होंगे, बट वहां पे हम यूज करेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम, ईयर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और एक पैरामीटर यहाँ पे कॉलम है, उस कॉलम में नेम डाल देता हूँ सारे, ठीक है, एज अ लिस्ट पास कर देता हूँ इसको, ताकि ये सब जो भी है डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया पांडास की हेल्प से, राइट। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह हम फीचर्स को स्केल डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 टेक्निक्स। नंबर 1 स्टैंडर्डाइजेशन, नंबर 2 नॉर्मलाइजेशन, नंबर 3 यूनिट वेक्टर। और नॉर्मलाइजेशन यूज करना है आपको मेनली डीप लर्निंग के अंदर यूज करना है वो, ठीक है, क्योंकि इमेज के अंदर जब हम वहाँ पे काम करेंगे, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन हम यूज करेंगे मोस्टली मशीन लर्निंग के अंदर। और थर्ड हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर, राइट, जिसमें हमने नॉर्मलाइज वाला यूज किया। एंड आप थिंक आप लोगों को काफी इजी वे में समझ आ रहा होगा किस तरह आप फीचर्स को स्केल डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, फीचर्स इंजीनियरिंग के अंदर और कुछ टेक्निक देखेंगे, ठीक है, और आपको एसकेएलएन भी समझ आ जाएगा काफी इजी वे में, राइट। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।